मुझे पसंद करने वाली स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने मेरा 10 साल तक इंतज़ार किया। 10 साल के समय में वो एक मासूम लड़की से एक सफल करियर वाली फीमेल सीईओ बन गई, जबकि मैं अब भी उसी समय के लड़के जैसा दिखता था। 10 साल पहले हम दोनों हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे। उस समय के मासूम मैंने एक क्लीशे प्रॉमिस किया था। मैंने कहा था कि मैं उसे पूरी ज़िंदगी पसंद करूंगा और उसे ज़रूर हैप्पीनेस दूंगा। उसने भी शर्म से लाल होकर मेरे साथ सीक्रेटली शादी करने का वादा कर लिया, लेकिन अगले ही दिन मैं ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं और उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया। उसके बाद के 5 सालों तक वो पागलों की तरह मुझे ढूंढती रही, लेकिन मैं उसके सामने कभी नहीं आया, क्योंकि उस समय कन्फेशन करने के अगले ही दिन मैं एक्सीडेंटली 10 ईयर्स इनटू द फ्यूचर चला गया था। मेरे लिए ये सिर्फ कल और आज था, लेकिन बाहर की दुनिया के लोगों की नज़र में मैं पूरे 10 सालों से गायब था। इस समय मैंने ज़ोर से अपना चेहरा दबाया और आखिरकार विश्वास किया कि ये सब सच था। मैं 8 जून 2010 को कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद रात में अपनी पसंद की लड़की के घर के नीचे वाली सुपरमार्केट में सामान खरीदने गया था। वहाँ गिरने के बाद मैं सीधे 2010 से 2021 में पहुँच गया। मैंने अपने आसपास का सीन देखा, जो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। मैंने इंस्टिंक्टिवली घर वापस जाने का रास्ता पकड़ा। वापस जाने का रास्ता ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में बहुत कुछ बदल चुका था। जब तक मैं अपने घर पहुंचा, तब तक सूरज लगभग डूबने वाला था। असल में वो घर अब घर रह ही नहीं गया था। पुराना घर कई साल पहले डेमोलिश हो चुका था और उसकी जगह एक बहुत बड़ा पार्क बन चुका था। मैं फिर ग्रोसरी स्टोर गया और अपने बूढ़े पिता को कॉल किया, लेकिन मेरे अनरिलायबल पिता अब भी वैसे ही थे। 10 साल पहले भी उनका फ़ोन हमेशा अनरीचेबल रहता था और 10 साल बाद तो वो नंबर ही बंद हो चुका था। तभी ग्रोसरी स्टोर के ओनर ने अपना चश्मा ठीक किया और हैरानी से ऊपर देखा। स्याओगो, तुम हो? झंग अंकल? मैं कुछ देर के लिए झिझका। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि 10 साल बाद भी इस ग्रोसरी स्टोर का ओनर वही बूढ़ा आदमी था। पहले जो एनर्जेटिक अंकल हुआ करते थे, उनके आधे बाल अब सफ़ेद हो चुके थे। झंग अंकल, क्या मेरे पापा वापस आए थे? तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढते रहे, तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, तो बाद में शायद विदेश चले गए। और उनके साथ एक वुमन भी थी, अंकल ने अविश्वास से कहा। उस समय एक लड़की भी अक्सर मेरे यहाँ आती थी। लगता है वो तुम्हारी हाई स्कूल की क्लासमेट थी। उसने कई सालों तक तुम्हारे बारे में पूछा। एक लड़की? मैं अचानक चौंक गया। अगले ही पल मैंने बिजली की तरह पूछा, क्या वो ओवल फेस और लंबे बालों वाली लड़की थी? शायद वही थी। उसने कितने साल तक पूछा? लगभग 2015 तक। उसके बाद ये जगह डेमोलिश होकर पार्क बन गई। फिर मैंने उसे नहीं देखा। वो क्या पूछती थी? वो हमेशा पूछती थी कि तुम कहाँ चले गए, और पूछती थी कि क्या मैंने तुम्हें देखा है। जांग अंकल ने 2 घूंट शराब पी और कहा, मैं उस समय हमेशा सोचता था कि आखिर वो तुम्हारी कौन है। तुम्हारे पापा से भी ज़्यादा तुम्हें ढूंढती थी। लेकिन जब जांग अंकल ने दोबारा सिर उठाया, तो सामने खड़ा 18 साल का मैं अचानक गायब हो चुका था। इस समय मैं पूरी ताकत से आगे की तरफ दौड़ रहा था। मुझे वो लड़की याद आ गई, जो हमेशा मेरे सामने हंसती मुस्कुराती रहती थी। अगर मैंने अभी अभी उसके सामने उसे पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी और अगले ही दिन गायब हो गया, तो क्या वो बहुत दुखी हुई होगी? लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद मैं फिर रास्ता भटक गया, क्योंकि इन 10 सालों में रोड्स और रूट्स बहुत बदल चुके थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर कैसे जाऊं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ गूंजी, गू यी लिंग, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगी। इससे मुझे फिर से हिम्मत मिल गई। आखिरकार सनसेट के समय काउंटलेस लोगों से रास्ता पूछने और इस सिटी की पुरानी यादों के सहारे मुझे उसका घर मिल ही गया। इस समय मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी मेमोरी में मौजूद जगह के अनुसार धीरे धीरे पुराने घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, मेरी आंखों के सामने वो लड़की नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत से पता चला कि वो बहुत पहले ही यहाँ से मूव कर चुकी थी, लेकिन बाद में वो कई बार वापस आई थी और हर बार पूछती थी कि क्या उसने किसी दुबले पतले और लंबे लड़के को उसके बारे में पूछते हुए देखा है। ये सुनकर मैं फिर निराश होकर पुराने घर से बाहर निकल आया। मैं एक खोई हुई आत्मा की तरह सड़क पर चलता रहा। मैंने ब्रिज के नीचे सो रहे होमलेस लोगों को देखा और पूरी तरह निराश होकर सोचा, क्यों ना रात में इनके साथ ही थोड़ा टाइम बिताकर मज़ा करूं। लेकिन तभी न जाने कहाँ से एक आवाज़ सुनाई दी, ताजा हो। इस आवाज़ ने जैसे मेरी खोई हुई सारी चेतना वापस ला दी। मैंने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और लगभग इंस्टिंक्टिवली अपने कान खड़े कर दिए। उस आवाज़ को सुनते ही मैं तुरंत समझ गया। मैंने आवाज़ की डायरेक्शन में देखा। सामने वाले शॉपिंग मॉल पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, जिस पर एक प्रोग्राम चल रहा था। होस्ट किसी का इंटरव्यू ले रही थी। वो थी मे ग्रुप की सबसे यंग फीमेल सीईओ, लिन शाओ। ये देखकर मेरा दिमाग ज़ोर से हिल गया। शाओ शाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 10 साल बाद उससे इस तरह दोबारा मुलाकात होगी। इसके बाद मैंने तुरंत अपने मन में उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली। जूनियर सिस्टर, मे ग्रुप की यंग और ब्यूटीफुल फीमेल सीईओ। सब कुछ याद करने के बाद मैंने गहरी सांस ली। आखिरकार वो इतनी सक्सेसफुल बन चुकी है। लेकिन तभी बड़ी स्क्रीन पर होस्ट ने आगे पूछा, आप जैसी ब्यूटीफुल लड़की को मिडिल स्कूल के समय से ही बहुत सारे लड़के पसंद करते होंगे, तो क्या आप उस समय अर्ली रिलेशनशिप में थी? लिन शाओ ने सोफा पर अपने पैर क्रॉस करके बैठते हुए रेयर हेजिटेशन के साथ चमक कर हंस पड़ी। बहुत अफसोस है, कोई मुझे परस्यू नहीं करता और मैं अर्ली रिलेशनशिप में भी नहीं रही। सिर्फ मैं जानता था कि उसने झूठ बोला था,
क्योंकि कल ही वो मेरे सामने बार बार कह रही थी कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन वो भी 10 साल पहले की बात थी। इसके बाद मेरे बैग में अभी भी टाइम ट्रैवल के साथ आए 50 युआन थे। मैंने तुरंत पास में एक इंटरनेट कैफ़े ढूंढा, फिर इंटरनेट पर लिन शाओ की इन्फॉर्मेशन खोजी। जब मैं उसकी अलग अलग फेमस घटनाओं को पढ़ रहा था, तभी अचानक मैं रुक गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि मैंने उसकी रिलेशनशिप चार्ट देखी। हस्बैंड, नाइलान। ये जगह खाली थी। मुझे नहीं पता था कि स्टाफ मेंबर ने इसे भरना भूल गया था, या फिर अभी तक उसका कोई हस्बैंड था ही नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी हुई। नीचे उसका पब्लिक ईमेल दिया हुआ था। मेरे मन में अचानक एक आइडिया आया और मैंने उसे ओपन कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने एनोनिमस तरीके से उसे एक ईमेल भेज दिया। उधर एक बड़े से कमरे में लिन शाओ थकी हुई बेड के हेडबोर्ड से टिक कर बैठी थी और अपने टेम्पल्स को दबा रही थी। पिछले कुछ दिनों से लिन शाओ को बार बार एक अजीब सी इंट्यूशन क्यों हो रही थी। 10 सालों में पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था। उसे हमेशा लगता था कि कोई जल्द ही उसकी ज़िंदगी में आने वाला है। तभी अचानक उसका फ़ोन चमका। एक ईमेल आया था। ऐसे पब्लिक ईमेल पर आने वाले मैसेजेस लिन शाओ आमतौर पर नहीं पढ़ती थी, क्योंकि उसमें तरह तरह के स्पैम ईमेल्स आते रहते थे। लेकिन आज उसके दिल में अचानक एक बहुत अजीब सी फीलिंग हुई। उसने लेटेस्ट अनोनिमस ईमेल ओपन किया। कंटेंट बहुत सिंपल था। क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है? क्या तुम अब भी उसे पसंद करती हो? तो क्या अभी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हे शाओगुओ, मैं अभी इंटरनेट कैफ़े से बाहर निकला ही था कि दूर से अचानक किसी ने आवाज़ लगाई। जंग अंकल, आप यहाँ कैसे? तुम सच में शाओगुओ हो? जंग अंकल हाँफते हुए मुझे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। जब तुम्हारे पापा यहाँ से गए थे, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें कभी देखूँ तो तुम्हें रोक कर रखना। तुम्हारे पापा उस समय एक एनवलॉप छोड़ कर गए थे। उसमें एक कार्ड और कुछ पैसे थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं तुम्हें देखूँ तो ये तुम्हें दे दूँ। इन 10 सालों से मैंने इसे सेफ में रखा हुआ था। 10 साल हो गए। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। जांग अंकल फिर हंस पड़े। तुम्हारे पापा ने कहा था कि उस एनवलप में उनका फॉरेन एड्रेस भी है। तुम इस पैसे से यहाँ के सारे काम सेटल कर लेना और फिर प्लेन से उन्हें ढूंढने चले जाना। मैंने हल्के से ओ कहा। लगता था कि आखिरकार मेरे पापा ने बहुत पैसा कमा लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। मैं जानता था कि 10 साल बीत चुके थे और मेरे पापा विदेश में अपनी नई फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर चुके होंगे। जांग अंकल के घर पहुंचकर मैं एक तरफ यही सोच रहा था और दूसरी तरफ ग्रोसरी स्टोर के अंदर का माहौल देख रहा था। वहाँ की सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही थीं। फर्नीचर की जगह तक नहीं बदली थी, यहाँ तक कि वो वॉशिंग मशीन भी वही थी जो 10 साल पहले थी। तभी अचानक मेरी नज़र एक पुराने जंग लगे छोटे बॉक्स पर पड़ी। मैंने सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी उंगलियां उसके ऊपर जमी धूल को हटाने लगीं। मैंने बॉक्स खोला। अंदर बहुत सारी अलग अलग रंगों की छोटी छोटी स्टार्स नीटली रखी हुई थीं। झंग अंकल, ये बॉक्स कहाँ से आया? अरे! झंग अंकल की आंखें अचानक चमक उठीं। मुझे याद आ गया। ये वही बॉक्स है जो उस लड़की का था जिसके साथ तुमने हाई स्कूल में रिलेशनशिप की थी। जिस दिन तुम्हारे घर वाली बिल्डिंग गिराई जा रही थी, उसी दिन उसने ये स्टार से भरा आयरन बॉक्स रुइंस में फेंक दिया था। सोचूं तो लगभग 7 या 8 साल हो गए होंगे। मैं चुपचाप पीछे मुड़ा और जांग अंकल को घूर कर देखने लगा। वो कैसी है? जांग अंकल ने भौहें सिकोड़ लीं। मेरी याद में वो लड़की बहुत दुखी थी। उस समय मैं उसे बार बार समझा रहा था कि इतना सुंदर बॉक्स मत फेंको, इसके अंदर इतने सारे स्टार्स थे। ज़रूर किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान ने उसे दिया होगा। फेंकना सच में अफसोस की बात थी, लेकिन उस लड़की ने उस समय बहुत फर्मली कहा था कि उसे ये नहीं चाहिए। उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। मुझे फिर भी बहुत अफसोस हुआ, इसलिए उसके फेंकने के बाद मैंने ये बॉक्स वापस उठा लिया। लेकिन इतने सालों में मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। ये बॉक्स तब से मेरे पास ही रखा हुआ है। अगर तुमने आज इसका जिक्र नहीं किया होता तो मैं इसे कब का भूल चुका होता। ये वही बॉक्स था जो मैंने उसे दिया था, मानो किसी इनविजिबल डेस्टिनी ने सब कुछ पहले से तय कर रखा हो। मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या सच में? मेरे थॉट्स वापस एक जनवरी 2009 में चले गए। हाई स्कूल के बड़े पेड़ के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे थे। लिन शाओ, हैप्पी न्यू ईयर, आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, ये तुम्हारे लिए है। इसके अंदर मैंने 366 स्टार्स फोल्ड किए हैं। उम्मीद है नए साल के 366 दिनों में तुम हर दिन इन स्टार्स की तरह चमकती रहोगी। तुम कितने स्टूपिड हो, तुम्हें काउंटिंग भी नहीं आती? 366 डेज हैं तो तुमने 366 स्टार्स क्यों फोल्ड किए? क्योंकि एक स्टार मैं हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हारी आगे की जिंदगी में हर दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लड़का मिस्चीवसली मुस्कुराया। लड़की ने खुशी से उसे ले लिया और कहा, आज से मैं इसे बहुत केयरफुली रखूंगी, हर दिन, क्योंकि इसमें एक स्टार तुम हो, इसलिए मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगी। 2021 में उस अंधेरी पुरानी बिल्डिंग के अंदर मैं डिम लाइट में उस पुराने आयरन बॉक्स को देख रहा था। वो इतना पुराना और टूट चुका था कि लगता था हल्का सा दबाने पर भी टूट जाएगा। मैंने देखा कि अंदर कुछ मुड़े तुड़े और बहुत पहले पीले पड़ चुके नोट्स भी रखे थे। तुमने अभी प्रॉमिस किया और अगले ही दिन गायब हो गए। मैं तुम्हें फेंक दूंगी, सच में फेंक दूंगी। अब कभी तुमसे नहीं मिलूंगी। रात में मैंने जंग अंकल के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया।
मैं सच में देखना चाहता था कि एनोनिमस ईमेल पर कोई रिप्लाई आया है या नहीं। हालांकि मुझे खुद भी लग रहा था कि मैंने अभी अभी बहुत स्टूपिड काम किया है। ये कंप्यूटर भी कभी बदला नहीं गया था। ये वही कंप्यूटर था जो 10 साल पहले इस्तेमाल होता था। मैंने फैमिलियर एक्सपी सिस्टम ओपन किया। मुझे इसे यूज़ करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। हालांकि कंप्यूटर बहुत स्लो था, लेकिन किसी तरह चल रहा था। मैंने कांपते हुए माउस से क्लिक किया और ईमेल पेज खोला। अचानक मैं बहुत खुश हो गया। वो आइकन सच में ब्लिंक कर रहा था। मैंने तुरंत उसे ओपन किया। गैस करो, कावर्ड, अगर आंसर जानना है तो सामने आकर मुझसे पूछो। फक, इसका क्या मतलब है? मेरा चेहरा तुरंत पसीने से भर गया। कहीं उसे सच में पता तो नहीं चल गया? छोड़ो, मुझे उससे मिलना ही होगा। मैं अचानक खड़ा हो गया और अगले दिन उससे मिलने का फैसला कर लिया। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया। उठते ही सबसे पहले मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखा। मैं बार बार फेस वॉश करने लगा और अपने हेयर ठीक करने लगा। मैंने जांग अंकल से एक पुराना फ़ोन लिया और नेविगेशन से लिन शाओ की कंपनी के नीचे लोकेशन सेट कर ली। घर से निकलने से पहले मैंने उस पेपर स्टार्स वाले आयरन बॉक्स को अपने शोल्डर बैग में रख लिया। फिर एक टैक्सी लेकर निकल पड़ा। रास्ते में मुझे लगा कि मेरा लुक थोड़ा चाइल्डिश है, इसलिए सबसे पहले मैं हेयर सालों गया और एक मैच्योर हेयर स्टाइल करवाया। फिर सूट शॉप जाकर एक स्टाइलिश सूट पहन लिया। मेरे दिमाग में नेचुरली एक सॉन्ग आया, उसने एक हैंडसम सूट पहन लिया है और ऑकवर्डली रेड टाई भी बांध ली है। जब मैं उससे मिलूंगा तो वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। लेकिन जैसे ही मैं शॉपिंग मॉल से बाहर निकलने के लिए पहला कदम रखता हूँ, अगले ही पल पीछे से चीखने की आवाज़ आती है। थीफ, थीफ, पकड़ो उसे! पूरे बड़े शॉपिंग मॉल में भीड़ की आवाज़ गूंजने लगी। मैंने ध्यान से देखा। उसी समय एक आदमी घबराकर मेरे पास से भागता हुआ निकला। मैंने इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश की। मेरी उंगलियां उसके कपड़ों तक पहुंच ही गई थीं कि उसने ज़ोर से हाथ झटक दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के किनारे लगभग 10 साल की एक लड़की खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मेरे बैग में फ़ोन और वॉलेट तो नहीं है, लेकिन उसमें मेरे बॉयफ्रेंड का दिया हुआ एक गिफ्ट था। ये उसका दिया हुआ आखिरी सामान था। मैंने उसे भी क्यों खो दिया? मैंने लड़की को देखा और मेरी सांसें थम सी गईं। उस लड़की में मुझे किसी और की परछाई दिखाई दी। तुम लगभग बिना सोचे मैं उस गुंडे के भागने की दिशा में दौड़ पड़ा और सीधे एक गली में घुस गया। चारों तरफ लकड़ी के बोर्ड्स और बॉक्सेस पड़े हुए थे। गुंडा हैरान होकर पीछे मुड़ा और पीछे से दौड़कर आ रहे इस लड़के को देखा। उसने अपनी स्लीव से एक छोटा नाइफ निकाल लिया। भाई, अभी अभी स्कूल से निकले हो बा? दौड़ते तो काफ़ी तेज़ हो। उसका सामान मुझे दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं उस समय क्यों आगे बढ़ा था, लेकिन मुझे याद आया कि जिस पल से मैं गायब हुआ था, उसी पल से लिन शाओ भी शायद इसी तरह दुखी हुई होगी। ओए, तू उसका कौन है? कोई नहीं। जब कोई नहीं है तो तू बीच में क्यों पड़ रहा है? दफा हो जा। इतना कहते ही उसने मेरे शोल्डर पर धक्का दिया। मैं भी इनर्शिया की वजह से एक कदम पीछे हट गया। फिर अचानक मुझे गुस्सा आया। मैंने आगे बढ़कर गुंडे का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ से बैग छीनने की कोशिश की। गुंडा क्लियरली चौंक गया। ओए, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? इससे तेरा क्या लेना देना है? इसके बाद हम दोनों आपस में भिड़ गए। कुछ समय तक किसी की जीत तय नहीं हो रही थी। गुंडा गुस्से में आ गया और इंस्टिंक्टिवली उसने नाइफ निकाल लिया। मैं अचानक चौंक गया। उसी पल मुझे अपनी आर्म पर बिजली जैसी एक तेज सेंसेशन महसूस हुई। गुंडे ने नाइफ से मेरे अपर आर्म के सूट को काट दिया था और ब्लेड लगभग 2 सेंटीमीटर्स अंदर तक चला गया था। अब वहां से ब्लड निकल रहा था। गुंडा भी डर गया कि कहीं मामला बड़ा ना हो जाए। ओए, तू बड़ा बहादुर है। सिर्फ इस बैग के लिए इतना कर रहा है ना? ले, रख इसे। गुंडे ने बैग मेरे सामने फेंक दिया और भाग गया। मैंने ज़मीन पर हाथ रखकर खुद को संभाला। थकी हुई नज़रों से मैंने उस लड़की का बैग देखा। फिर अनजाने में अपने ऊपर पहने उस नए और सुंदर सूट को देखा। वो पूरी तरह गंदा हो चुका था और उसकी स्लीव भी एक तरफ से कट गई थी। उस पर फ्रेश ब्लड के निशान थे। मैंने खुद पर व्यंग्य करते हुए हल्की हंसी हंसी। कुछ देर झिझकने के बाद मैंने वो गंदा सूट उतार दिया और उसे अपनी एक्सपोज्ड आर्म पर लपेट लिया ताकि घाव छिप जाए। फिर धीरे धीरे उस गली से बाहर निकलने लगा। कुछ देर बाद बैग वाली लड़की भी मेरे पीछे दौड़ती हुई आ गई। वो लगातार थैंक यू और सॉरी बोल रही थी। मैंने उसका बैग उसे वापस दे दिया और कुछ नहीं कहा। मैं रेड लाइट वाले इंटरसेक्शन पर पहुंचा और अचानक बहुत कंफ्यूज्ड महसूस करने लगा। मैंने सोचा था कि उससे मिलने से पहले अपने बाल अच्छे से सेट करूंगा और एक शानदार सूट पहनूंगा, लेकिन सब कुछ खराब हो चुका था। मैं इन्हीं थॉट्स में खोया हुआ था कि अचानक मेरे कदम रुक गए। मेरी नज़र धीरे धीरे एक जगह जम गई, क्योंकि जैसे ही मैंने ऊपर देखा, जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा मिलना चाहता था वो ठीक उसी समय रिवर के दूसरी तरफ से गुजर रही थी। हालांकि उसका अपीयरेंस 10 साल पहले जैसा बिल्कुल नहीं था, फिर भी मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। उस पल मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मुझे ये भी परवाह नहीं थी कि मेरा हेयर स्टाइल और सूट कितना गंदा और ख़राब हो चुका है। मैं बस उसकी तरफ पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। लिन शाओ! मैं पूरी ताकत से उसका नाम पुकारना चाहता था, लेकिन अचानक मेरा गला जैसे बंद हो गया। एक भी आवाज़ बाहर नहीं निकली। मैं सिर्फ उसे रिवर के दूसरी तरफ से जाते हुए देख सकता था।
मैं बेहद एंग्शियस हो गया। फॉर्चुनेटली अगले ही पल उसने भी मुझे देख लिया, लेकिन मैं अपना मुंह खोलकर भी कोई आवाज़ नहीं निकाल पाया। मेरे बिना मेकअप वाले चेहरे पर सिर्फ एक बेहद एक्साइटेड स्माइल दिखाई दी। न कोई पहले से तैयार किया हुआ सूट था, न किसी मैच्योर एडल्ट की तरह बनाया हुआ हेयर स्टाइल। मैंने बस एक बेहद पुराने और फैशनेबल न लगने वाले वेस्ट को पहना हुआ था। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं उससे इसी समय मिलूंगा, इतने मेसी और हरीड इंटरसेक्शन पर। रिवर के दूसरी तरफ वो पहले मुझे इग्नोर करके कैजुअली आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन विलो ट्री के नीचे से गुजरते समय जहाँ उसकी ब्रांचेस हमेशा हवा में झूलती रहती थीं, वो आखिरकार पीछे मुड़ी। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू निकल आए। वो खुद भी तय नहीं कर पा रही थी कि ये सब सच है या कोई सपना, लेकिन उसने अपनी चाल को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। हालांकि इस समय उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत मेरे सामने जाकर देखे कि क्या मैं सच में उसकी मेमोरी जैसा ही हूँ, लेकिन उसकी रीज़न उसे बता रही थी कि ये इम्पॉसिबल है। 10 साल बीत चुके थे। मैं अगर वापस भी आता तो भी मैं उसकी मेमोरी वाला वही लड़का नहीं हो सकता था। रिवर के दूसरी तरफ बस एक ऐसा लड़का था जिसका चेहरा मुझसे मिलता जुलता था, और अब उसे जाना था, उसे जाना ही था। काफ़ी पहले ही उसने तय कर लिया था कि वो अपने पास्ट से पूरी तरह अलग हो जाएगी। अब उसे एक नई लाइफ शुरू करनी थी। लिनशाओ ने आखिरकार रिवर की दूसरी तरफ मुझे एक आखिरी बार देखा, फिर धीरे धीरे अपनी नज़रें वापस कर लीं और पूरी ताकत से दूर की तरफ एक कदम बढ़ाया, ऐसे जैसे वो फिर कभी पीछे नहीं मुड़ेगी। रिवर के दूसरी तरफ खड़े मैंने ये सब देखा और अंदर से बेचैन हो गया। कुछ सेकंड्स बाद मैंने अपने बैग से जल्दी से वो छोटा आयरन बॉक्स निकाला, वही बॉक्स जो मैंने कभी उसे दिया था, जिसे उसने फेंक दिया था और जिसे मैंने दोबारा ढूंढकर वापस रखा था। स्टार से भरा हुआ वो छोटा आयरन बॉक्स। मैंने जंग लगे उस बॉक्स को अपने सिर के ऊपर उठाया और उसके सामने धीरे धीरे हिलाने लगा। रिवर के दूसरी तरफ खड़ी लिन शाओ ने इंस्टिंक्टिवली पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसकी नज़र उस आयरन बॉक्स पर पड़ी, उसकी शांत आंखों में अचानक तेज बदलाव आया। वो घबरा कर रुक गई। उसका मुंह अपने आप खुल गया और उसके गले से एक बहुत हल्की सिसकी निकली। लिन शाओ! मैंने आखिरकार अपना गला फाड़कर जोर से पुकारा। लिन शाओ, क्या ये तुम हो? अगर तुम ही हो तो बस एक बार बोल दो, आगे मत जाओ। मैं गुई लिंग हूँ, वही गुई लिंग जिसे तुम जानती हो। मैंने आयरन बॉक्स ऊपर उठाकर लगातार जोर से पुकारा, लिन शाओ। लिन शाओ का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वो खुद को हिलने से रोकते हुए बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। ये पल किसी ड्रीम जैसा लग रहा था। वहीं रिवर के दूसरी तरफ मैं बेचैनी में सोच रहा था कि सीधे रिवर में उतरकर उसके पास तैर कर चला जाऊं, लेकिन तभी रिवर के दूसरी तरफ से आखिरकार उसकी आवाज़ आई, तुम रिवर में मत उतरना। अगर तुम सच में गुइलिंग हो, गुइलिंग को स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती। वो पानी में बहुत ख़राब है। यहाँ पानी बहुत डीप है। वो बोलते हुए लगातार रो रही थी। रिवर के दूसरी तरफ मैं अचानक बेहद खुश हो गया। मेरी कांपती हुई उंगली खुद की तरफ उठी। लिन शाओ, तुम मुझे पुकार रही हो। तुमने मुझे पहचान लिया। मैं गुई लिंग हूँ। मैं वापस तुम्हें ढूंढने आया हूँ। तुम मेरा इंतज़ार करना, तुम बिल्कुल मत जाना। इसके बाद मैंने पूरी ताकत से ब्रिज की तरफ दौड़ लगा दी। मुझे डर था कि कहीं लिन शाओ चली न जाए। मैं एक सांस में रिवर के दूसरी तरफ पहुंच गया। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंच रहा था, वो फैमिलियर फिगर मेरी आंखों के सामने और क्लियर होती जा रही थी। मैं लगातार हाँफते हुए दौड़ रहा था। आखिरकार मैंने उसे थोड़ी दूर खड़े देखा। अचानक मेरी सांस जैसे एक पल में नॉर्मल हो गई। पता नहीं क्यों, आसपास सब कुछ अचानक बहुत शांत हो गया। हवा तक जैसे रुक गई थी। मैंने उसे देखा और इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ से अपनी आंखों के पास गिरे बाल पीछे किए, फिर अपनी आंसुओं से भरी आंखों को छुआ और बेवकूफ़ों की तरह हंस पड़ा। थोड़ी दूरी पर लिन शाओ भी मेरी तरफ देखकर खड़ी थी। वो भी अपनी नज़रों से इस लड़के को देख रही थी। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। उसे खुद भी ध्यान नहीं था कि उसके होठों के किनारे हल्की सी खुश मुस्कान आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने दोनों हाथ कहाँ रखूं। ऐसा लग रहा था कि जहाँ भी रखूंगा ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए कभी पैंट्स की पॉकेट ठीक करता, कभी अपने फोरहेड पे हाथ फेरता। बस खुशी खुशी उसे देखता रहा। उसमें बहुत बदलाव आ गया था, इतना कि लगभग उसे पहचानना मुश्किल था। मैंने पहली बार इतने करीब से उस लिन शाओ को देखा जो पास्ट से पूरी तरह अलग थी। ऐसा लगा जैसे बहुत लंबे समय के बाद मिले हों। वो अनफैमिलियर भी थी और फैमिलियर भी। मैं नर्वस भी था और खुश भी। मेरे मन में बहुत सारी बातें थीं, लेकिन उस एक पल में मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ। लिन शाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए अनजाने में अपनी नाक खींची। गु यी लिंग, मैं हूँ, मैंने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। गु यी लिंग, तुम मुझे बुला रही हो? मैं आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए उसके थोड़ा और करीब जाना पड़ा। गु यी लिंग, उसने धीमी आवाज़ में कहा। फिर उसने मेरा नाम दोबारा दोहराया। अचानक वो राहत से मुस्कुरा दी। उसने सामने खड़े इस थोड़े मैसी दिखने वाले लड़के को ध्यान से देखा। तुम पतले हो गए हो। वो बहुत देर तक मुझे देखती रही। उसके पास मुझसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा। सच? तुम भी? टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है ना। तुम्हें हुआ क्या है? किसी से लड़ाई की है? मैंने किसी की मदद करने के लिए लड़ाई की थी। मैं उसके सामने खुद को ब्रेव और हेल्पफुल यंग मैन की तरह दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने अनजाने में अपना चेस्ट थोड़ा बाहर कर लिया। किसकी मदद की? लिन शाओ ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया। बस एक छोटी लड़की थी, कोई बड़ी बात नहीं, बस छोटी सी प्रॉब्लम थी।
लेकिन तभी मेरे शोल्डर पर टंगा हुआ फटा सूट थोड़ा हिला और मेरे शरीर से नीचे गिर गया। मेरे शोल्डर पर नाइफ से लगी बड़ी सी चोट दिखाई देने लगी। दूर से देखने पर वो एक भयानक लाल सांप जैसी लग रही थी। तुम किससे लड़ रहे थे? ऐसा कैसे हो गया? मेरे कुछ समझने से पहले ही एक वार्म पाम ने मेरी रिस्ट पकड़ ली। वो मुझे आगे खींचते हुए चलने लगी। एक बहुत प्लेजेंट फ्रेग्रेंस मेरे पास आई। मैं उसके शरीर की वार्म तक महसूस कर सकता था। मेरा हार्ट तेजी से धड़कने लगा। एक गुंडे ने एक लड़की का बैग छीन लिया था। मैंने उसके लिए बैग वापस ले लिया। इस दौरान मुझे नाइफ लग गया। मैंने अपनी आंखों के कॉर्नर से उसके फेस की तरफ देखा और ऑकवर्डली एक्सप्लेन किया। मेरा पूरा चेहरा अचानक गर्म हो गया। मेरे साथ चलो। मेरे चेहरे पर सरप्राइज था। वैसे कहाँ? मेरे मन में अचानक एक मिस्चीवस थॉट आया और मैंने उसकी रिस्ट से थोड़ा ऊपर जाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। लिनशाओ को तुरंत एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने हाथ छोड़ दिया और उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। बहुत बातें मत करो, हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल में जल्दी ही मेरी मेडिसिन तैयार हो गईं। कुछ मेडिसिन खाने वाली थीं, लेकिन ज़्यादातर चोट पर लगाने वाली थीं। लिन शाओ फार्मेसी से मेडिसिन लेकर वापस आई। मैंने देखा कि लिन शाओ मेरी तरफ आ रही थी। मेरा शरीर अभी दर्द से परेशान था, लेकिन जैसे ही वो पास आई मैंने अपने शोल्डर सीधे कर लिए। मैंने दूर देखते हुए ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। ये वाली मेडिसिन खाने की है, सुबह और शाम एक एक बार, हर बार 2 टैबलेट्स। और ये वाली बाहर से लगाने की हैं। मैंने उसे थोड़ा खोए हुए अंदाज में देखा। समझ गया। वैसे ये सब कितने के हैं? 320 युआं। मैंने ऑकवर्डली अपनी पॉकेट टटोली। हालांकि मैंने अभी काफ़ी कैश निकाला था, लेकिन हेयर कट और नया सूट खरीदने के बाद अब मेरे पास बहुत कम पैसे बचे थे। अभी उधार रहने दो, बाद में दे दूंगा। लिन शाओ कैजुअली आगे बढ़ने लगी। हॉस्पिटल के बाहर अब रात हो चुकी थी। थैंक यू। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे पता है आजकल वी चैट पे बहुत कन्वीनियंट है। मैं बाद में सीधे ट्रांसफ़र कर दूंगा, या फिर मैं तुम्हारा वी चैट ऐड कर लूँ? मैंने तुरंत बोल दिया, ऐड वी चैट? मुझे अभी कुछ समय पहले ही वी चैट यूज़ करना आया था। कोई बात नहीं, बस आगे से लड़ाई मत करना। लिन शाओ कुछ कदम और चली। फिर हॉस्पिटल के बाहर निकलते ही उसने पीछे मुड़कर बैग से फ़ोन निकाला। स्कैन कर लो। सच में कर सकता हूँ? मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। तुमने ही तो कहा था कि बाद में मेडिसिन के पैसे ट्रांसफ़र करोगे। मुझे ऐड नहीं करोगे तो ट्रांसफ़र कैसे करोगे? लिन शाओ ने मेरी तरफ देखा। उसकी ओरिजिनली कोल्ड और काम आंखें जब मेरे फेस पर पड़ीं तो वो एक पल के लिए रुक गईं। उसकी आंखों में एक नोटिसेबल ट्रेम्बल आया। रहने दो। वो कुछ देर चुप रही और फिर अचानक बोली, लेकिन इस समय मैं नीचे सिर करके फ़ोन से छेड़छाड़ कर रहा था। मैंने उसकी आंखों का वो बदलाव देखा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने जल्दी से अपना फ़ोन उठा लिया। उधर बहुत दूर न्यूयॉर्क में, यहाँ से साउथ सिटी के दूसरी तरफ, पूरे आधे ग्लोब की दूरी थी। दोनों जगहों के बीच 13 घंटे का टाइम डिफरेंस था। टाइम स्क्वायर के आसपास एक लग्जूरियस होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट से फैशनेबल गर्ल्स की हंसी और शोर सुनाई दे रहा था। लेकिन अगले ही पल सारी हंसी अचानक बंद हो गई। एक मिडिल एज्ड मैन जिसने पजामास पहन रखे थे अपने मैसी बालों को ठीक करते हुए जल्दी से बेडरूम से बाहर आया। चेयरमैन हूँ। क्या हुआ? क्या कल रात से तबीयत ठीक नहीं है? अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। आप जा रहे हैं? उस कार्ड में एक्टिविटी हुई है। उस आदमी की स्लीपी आंखें अचानक तेज चमक से भर गईं। वो खुशी से पलटकर सभी के साथ अपनी खुशी शेयर करने लगा। क्या हुआ? लड़कियां कंफ्यूज होकर पूछने लगीं। इसका मतलब है कि मेरा बेटा वापस आ गया। उसने मेरा कार्ड यूज़ किया है। उसने मेरा कार्ड यूज़ किया है। वो खुशी से 2 बार यही बात दोहराता रहा। फिर जल्दी से सेक्रेटरी को कॉल किया। जल्दी साउथ सिटी के लिए प्लेन अरेंज करो। मैं वापस जाकर अपने बेटे से मिलने वाला हूँ। इसी समय हाफ ग्लोब की दूसरी तरफ साउथ सिटी में रात के 8 बजे थे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम अभी कहाँ रहती हो? इतनी देर से चुप रहने वाली लिन शाओ ने आखिरकार फिर बात की। मैं अभी टेम्परेरीली एक पड़ोसी अंकल के घर रह रहा हूँ। मेरा घर डेमोलिश हो गया। अब मेरा कोई घर नहीं है। तुम मेडिसिन समय पर लेना। कुछ खाने वाली हैं और कुछ लगाने वाली। अगर तुम्हारी बैग तक हाथ नहीं पहुँचता तो पड़ोसी अंकल से मेडिसिन लगवा लेना। लिन शाओ थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई, लेकिन उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। कार में बैठो। मैंने अपने पास खड़ी एक स्टारी स्काई कलर्ड पोर्शे को देखा। लिन शाओ पहले ही ड्राइवर सीट पर बैठ चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली और पैसेंजर सीट का दूर खोला। लिन शाओ ने कार स्टार्ट कर दी। इंजन की हल्की आवाज़ के बीच वो धीरे से मुस्कुराकर बोली, तुम में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे तुम फेक हो। क्या फेक? मैंने ठीक से सुनने के लिए कान के पास हाथ लगाया। लिन शाओ ने आगे कुछ नहीं कहा। वो कार चलाते हुए थोड़ी भौहें सिकोड़कर रूट देख रही थी। तुम श्योर हो कि रास्ता सही बता रहे हो? कोई गलती है? सॉरी, मेरी गलती है। आजकल नेविगेशन बहुत कन्वीनियंट है। असल में मैं रास्ता किसी हद तक पहचान सकता था। मैं जानबूझकर गलत दिशा बता रहा था। मैं बस उसके साथ थोड़ा और टाइम बिताना चाहता था। लेकिन तभी लिन शाओ ने कार सड़क के किनारे रोक दी। वो मेरी तरफ मुड़कर कुछ देर बिना कुछ बोले मुझे देखती रही। मैं ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी स्कूल के गेट से निकला हूँ। अगर मुझे स्कूल यूनिफॉर्म पहना दी जाए तो मैं किसी हाई स्कूल सीनियर से अलग नहीं लगूंगा। उसने मेरे फ्यूचर के हज़ारों अलग अलग वर्जन्स इमेजिन किए थे, लेकिन शायद इस वर्जन के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। वो थोड़ी कन्फ्यूज्ड थी।
मुझ में कोई बदलाव क्यों नहीं आया, लेकिन आखिरकार उसने सवाल नहीं किया। उसे डर था कि अगर उसने एक और सवाल पूछा तो ये ड्रीम टूट जाएगा। तुम उस पड़ोसी अंकल के घर कितने समय से रह रहे हो? लिन शाओ ने दूसरे तरीके से पूछा। बस कल रात से। इसी समय जांग अंकल का कॉल आ गया। मैंने स्पीकर ऑफ नहीं किया था। जांग अंकल ने कॉल उठते ही कहा, शाओगो, आज सुबह तुमने कहा था कि तुम उस लड़की के घर उसे ढूंढने जा रहे हो, मिली क्या? मैं डर गया और तुरंत स्पीकर बंद कर दिया। मैंने गिल्टी होकर लिनशाओ की तरफ देखा। फॉर्चुनेटली लिनशाओ के एक्सप्रेशन में कोई खास बदलाव नहीं था। हेलो जंग अंकल, मैं वापस आ रहा हूँ। आप घर पर हैं? तुम अकेले हो? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैंने लिनशाओ की तरफ देखा। नहीं, वो भी मेरे साथ है। मैं उसे ढूंढ चुका हूँ। अभी हम दोनों साथ हैं। वो मुझे वापस छोड़ रही है। अरे, तो तुम दोनों साथ हो? ओह नो, आज तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हुआ? मुझे लगा कि जांग अंकल की आवाज़ कुछ अजीब थी। मैं तुम्हें बताना भूल गया। आज मैं और तुम्हारी वोंग आंटी घूमने गए हैं। इतनी रात हो गई है। तुम आज वापस मत आना। ट्रैवल पर हो? मैं हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके बैठ गया। इस समय लिन शाओ की आंखें भी हल्की सी हिलीं। क्या हुआ? मैं पूरी तरह टूटे हुए एक्सप्रेशन के साथ बोला। आज रात शायद मेरे पास रहने की जगह नहीं है। जंग अंकल ट्रैवल पर चले गए हैं। अगर आप चाहो तो मुझे यहीं किसी जगह उतार दो। मैं किसी ब्रिज के नीचे जाकर बेगर गैंग के किसी भाई के साथ रात गुजार लूंगा। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। लिनशाओ ने हल्के से अपनी आंखें घुमाई और फिर कार स्टार्ट कर दी। मैं थोड़ा चौंक गया। कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर, लिनशाओ ने कैजुअली कहा। क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू लिनशाओ, गू यीलिंग। मुझे लगा था तुम मेरा नाम भूल चुकी हो। रात के 8:40 बजे सड़क पर अभी भी काफ़ी ट्रैफिक था। पोर्शे एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में जाकर रुक गई। मैंने देखा कि लिनशाओ ने कार की निकाल ली। मैं अब यहाँ रहती हूँ, नीचे उतर जाओ। इतनी देर से कुछ नहीं बोलने वाली लिनशाओ मुझे लेकर बिल्डिंग के एलिवेटर में गई। फिर सीधे 27 फ्लोर पर पहुंची। मैं बीच बीच में चोरी छिपे उसे देखता रहा। लिनशाओ घर के डोर के सामने पहुंची। क्लिक, डोर अपने आप खुल गया। अब डोर्स भी बिना की के खुलते हैं? मैंने सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन बनाया। लिन शाओ को ये थोड़ा स्ट्रेंज लगा। उसने थोड़ी पोलाइटली कहा, मैंने डोर पर फेशियल रिकॉग्निशन लगा रखा है, इसलिए की ज़रूरत नहीं पड़ती। फेशियल रिकॉग्निशन आजकल फ़ोन्स में भी होता है। मैं डोर के बाहर खड़ा होकर उसे देखता रहा। अचानक मुझे थोड़ी उदासी महसूस हुई। लिन शाओ ने मुझे एक पेयर ऑफ स्लीपर्स दिए। मैंने उन्हें पहना। फिर उसने ऊपर देखकर मुझे देखा और अचानक हंस पड़ी। वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। मैं घर के अंदर गया। फिर भी मेरे कदम थोड़े ऑकवर्ड थे। उसका घर बहुत बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा था कि थोड़ा एम्प्टी और स्पेशियस लगता था। अलग अलग तरह के फर्नीचर मेरे लिए अनफेमिलियर थे। हम दोनों कुछ देर बिना कुछ बोले खड़े रहे। फॉर्चुनेटली लिनशाओ ने जल्दी ही उस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ दिया। उसने नीचे झुककर मेरी आर्म के वूंड को देखा। तुम्हारे शरीर पर बहुत सारे वूंड्स हैं, पहले मेडिसिन लगा लो। मैंने तुरंत सिर हिलाकर हाँ कर दी, ऐसे जैसे मुझे परमिशन मिल गई हो। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये वार्म वाटर है, पहले मेडिसिन खा लो। मैंने पेपर कप और टैबलेट्स लिए और उन्हें निगल लिया। मैं पीछे मुड़ा। तभी लिन शाओ ने अचानक कहा। मैं एक पल के लिए रुक गया और उसे सीधा देखने लगा। मैं तुम्हारे हाथ पर मेडिसिन लगा देती हूँ। लिन शाओ ने बेड के फुट की तरफ इशारा किया और अपनी आंखों से मुझे वहाँ बैठने को कहा। फिर वो खुद चुपचाप मेरे पीछे बैठ गई। मैंने अपने लेफ्ट आर्म को थोड़ा ऊपर किया। उसके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हम दोनों ने जल्दी से आर्म के वूंड पर मेडिसिन लगा दी। तुम्हें भूख नहीं लगी? हॉस्पिटल से लेकर अभी तक हम बिजी हैं। रात में भी कुछ नहीं खाया। शायद सच में भूख लगी है। मैंने सिर खुजलाया। असल में मुझे काफ़ी समय से भूख लगी थी, लेकिन जब तक वो कुछ नहीं कहती मैं पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी मेरे चेहरे पर खुशी की हल्की चमक आई। मैंने सोचा कि आखिरकार मुझे अपनी यूज़फुलनेस दिखाने का मौका मिल गया। मैं फ्रिज देखता हूँ। ज़्यादा कुछ मत सोचो, आज रात का खाना मैं बनाऊंगा, मैंने कॉन्फिडेंस से कहा। आखिरकार अब मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। फ्रिज डबल डोर वाला था, एक साइड फ्रीज़र और दूसरी साइड रेफ्रिजरेटर। मैं 10 साल पहले से आया था, लेकिन ये डिस्टिंक्शन अभी भी समझ सकता था। मैंने फ्रिज खोला। अंदर सिर्फ एक स्मॉल बॉक्स पैक्ड योगर्ट था। उसके ऊपर ऑरेंज येलो विनी द पू की पिक्चर बनी हुई थी। इसी समय लिन शाओ बेडरूम से बाहर आई। लिन शाओ, मैंने कुछ कहना शुरू ही किया था कि उसने बीच में कहा। अभी जो बात कह रही थी वो आधी ही रह गई। तुम बाहर चले गए थे। मेरे फ्रिज में कुछ भी नहीं है। तुम्हें कल सुबह भी यही योगर्ट पीना पड़ेगा। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर फ्रिज में रखे योगर्ट की तरफ इशारा किया। आमतौर पर सुबह पीता हूँ, लेकिन कभी कभी भूल जाता हूँ, लिन शाओ ने कैजुअली कहा। फिर उसने सिर नीचे कर लिया और फ़ोन पर कुछ देखने लगी। फिर भी तुम्हारी इंटेंशन के लिए थैंक यू। तो रात में तुम क्या खाती हो? सिर्फ आज रात नहीं, हर रात और हर दोपहर और हर सुबह। तुम अभी मेरी चिंता कर रही हो। गू यीलिंग। फ्रिज में अक्सर खाना नहीं होता, लेकिन नीचे बहुत सारी फूड डिलीवरी शॉप्स हैं। मैं अक्सर फूड ऑर्डर कर लेती हूँ। मैं खुद को भूखा कैसे रखूंगी? तुम्हें भी भूखा नहीं रहने दूंगी। जो खाना है बताओ, हम ऑर्डर कर लेते हैं। मैं कुछ भी खा लूँगा। मैंने फ्रिज बंद किया। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मैंने पूछा, क्या स्कूल के बाहर वाली वो रोस्ट डक शॉप अभी भी है? यांग्स रोस्ट डक शॉप। लिन शाओ ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की। उस समय हमारे पास पैसे भी ज़्यादा नहीं होते थे। हम अक्सर फ्राइडे को वहाँ जाते थे, क्योंकि फ्राइडे को स्टूडेंट्स को 50% डिस्काउंट मिलता था। हाँ,
ऐसा लगता है जैसे ये सब बहुत पहले की बात हो गई। शायद वो भी अब नहीं रहा होगा। शायद तुम्हारी बात पर ध्यान दिए बिना लिन शाओ फ़ोन स्क्रॉल करती रही। रोस्ट डक, क्रिस्पी पॉर्क रिब्स, गोबा मीट स्लाइसेस। मुझे याद है उनके स्वीट शॉबाई भी काफ़ी टेस्टी थे। तुम क्या खाओगे? वेट! मैंने हैरानी से पूछा। वो अभी भी है? वो रोस्ट डक शॉप? उसने उनका फूड डिलीवरी पेज ढूंढ लिया। पता नहीं ओनर बदला है या नहीं, लेकिन शॉप का नाम अभी भी वही है। लिन शाओ ने फ़ोन मुझे दिखाया। मेरे दिल में अचानक एक गर्माहट दौड़ गई, एक ऐसी खुशी और इमोशन जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। तो आखिरकार सब कुछ नहीं बदला था, कुछ चीज़ें अब भी वैसी ही थीं। मैं अचानक होश में आया और इंस्टिंक्टिवली उसकी आंखों में देखने लगा। एक मीडियम पोर्शन रोस्ट डक, 3 लियांग गोबा मीट स्लाइसेस और एक स्वीट शॉबाई ऑर्डर कर लें। मुझे अभी भी कोल्ड मिक्स पोर्क पसंद है, ये कभी नहीं बदला। एक वो भी ऑर्डर कर दो, अगर तुम्हें अभी भी पसंद है तो। हाँ, बिल्कुल। लिन शाओ ने बहुत आसानी से एग्री कर लिया। एक मीडियम रोस्ट डक, 3 लियांग गोबा मीट स्लाइसेस। लिन शाओ फ़ोन पर डिशेस सेलेक्ट करते हुए धीरे धीरे उन्हें दोहराती रही। उसकी आंखों में बहुत हल्की सी चमक थी, जैसे उसे भी कुछ याद आ गया हो। कुछ ही देर बाद डिलीवरी आ गई। वास्तव में कोई सामान लेकर दूर तक आया था। मैंने रूम से सिर बाहर निकाल कर देखा। पीले यूनिफॉर्म वाला आदमी शायद डिलीवरी बॉय था। आप पहली बार डिलीवरी ऑर्डर कर रहे हैं? मैं इस एरिया में अक्सर डिलीवरी करता हूँ। आपके घर पर पहली बार डिलीवरी कर रहा हूँ। डिलीवरी बॉय मुस्कुराते हुए सामान अंदर देने लगा। लिन शाओ के चेहरे की स्माइल थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। उसने सामान लिया और पोलाइटली मुस्कुराते हुए डोर बंद करने लगी। डिलीवरी बॉय ने अच्छे मन से डोर पूरी तरह बंद होने से पहले ही जोर से रिमाइंड किया, आप न्यू यूज़र हैं। अगली बार डिलीवरी ऑर्डर करते समय कूपन ज़रूर ले लेना। न्यू यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छा डिस्काउंट होता है। लिन शाओ पीछे मुड़ी। ऐसा लगा जैसे वो अभी रूम से बाहर आई हो और शायद उसने सुना ही नहीं। लेकिन लिन शाओ ने जल्दी से अपना एक्सप्रेशन संभाल लिया और फूड टेबल पर रख दिया। गु यी लिंग, आकर टेबल सेट कर दो। मैं किचन से प्लेट्स लेकर आती हूँ। ओह, ओके। मैं खुश होकर उसके पीछे पीछे छोटे बच्चे की तरह दौड़ पड़ा। बाद में लिन शाओ एक बॉटल रेड वाइन भी लेकर आई। तुम वाइन पीते हो? लिन शाओ अपने ग्लास में वाइन डालते हुए मेरी तरफ देखने लगी। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखा था। उसकी आंखों का वो लुक समझना मुश्किल था। लाइट के नीचे वो डिस्टेंट और अनरीचेबल लग रही थी, लेकिन साथ ही इतनी अट्रैक्टिव कि मेरा मन उसके साथ समय बिताने को करने लगा। मुझे भी एक ग्लास दे दो। मैं अचानक जैसे उसकी कंपनी में पूरी तरह खो गया। बहुत समय से ये चीज़ें नहीं खाई हैं। रोज़ डक की स्मेल तो बहुत अच्छी है। लिन शाओ की आंखों में चमक आई। ट्राई करके देखो। मैंने चुपके से उसे देखा। फिर लिन शाओ ने अपना वाइन ग्लास उठाया और गहरी सिप ली। फिर दूसरी। मैं उसे कंफ्यूज्ड होकर देखता रहा। मुझे थोड़ा शौक लगा। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपने वाइन ग्लास का किनारा पकड़ लिया। एक सिप लो। तुम अक्सर पीती हो? हाँ, आज कुछ अलग है। अलग क्यों? जैसे ही उसकी नज़र मेरी तरफ आई, मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। लिन शाओ ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। अचानक क्लिक की आवाज़ हुई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। दूर कहीं से कार हॉर्न्स की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पावर कट हो गया। लिन शाओ ने विंडो के बाहर देखा। 10 साल बाद भी बिजली जाती है? मेरी बात सुनकर लिन शाओ थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई। उसे समझ नहीं आया कि मेरा मतलब क्या था। यहाँ तो लगभग कभी बिजली नहीं जाती। अगर जाती भी है तो थोड़ी देर में वापस आ जाती है। कुछ मिनट्स वेट करते हैं। मैंने हल्की आवाज़ में ओह कहा। उस पल मेरा बहुत मन हुआ कि उसे बता दूं कि इन 10 सालों तक अचानक गायब होने की वजह मेरी इच्छा नहीं थी। ये ऐसी फोर्स थी जिसे मैं रोक ही नहीं सकता था। लेकिन बात मेरे होठों तक आकर रुक गई। मैंने रात के अंधेरे में उसकी चमकती आंखों को देखा और थोड़ा डर गया। लिन शाओ ने फ़ोन उठाकर देखा। लगता है अभी बिजली नहीं आएगी। रेजिडेंट्स ग्रुप में कहा है कि सुबह तक पावर कट रहेगा। अब क्या करें? उसने जवाब नहीं दिया। अंदर से खटपट की आवाज़ आने लगी। लिन शाओ ने टेबल के नीचे से 2 कैंडल्स निकाली। उन्हें जलाकर धीरे से टेबल पर रख दिया। उस पल मैंने कैंडल फ्लेम की झिलमिलाती रोशनी में उसका डेलिकेट चेहरा देखा। उसके चीक्स कैंडल लाइट में हल्के लाल दिखाई दे रहे थे। मेरा दिल बिना किसी वार्निंग के तेज़ी से धड़कने लगा। मैं कुछ देर तक उसे देखते ही रह गया। मुझे याद था कि टेबल के नीचे कैंडल्स रखी हैं। लिन शाओ ने खुद से कहा। कैंडल्स ढूंढते समय मुझे एक प्लेजेंट फ्रेग्रेंस महसूस हुई। मैंने देखा कि सफ़ेद कैंडल्स के ऊपर स्टार्स बने हुए थे। ओनली फॉर द वन यू लव। ऐसी कैंडल्स आमतौर पर कपल्स डेट पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिन शाओ के घर में ऐसी कैंडल्स क्यों थीं? उसे तो पहले से पता भी नहीं था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। फिर उसने ऐसी कपल स्टाइल कैंडल्स क्यों खरीदी थीं? साधारण कैंडल्स भी तो हो सकती थीं। मैं लगातार चुप रहा। मेरा दिमाग तरह तरह की स्टोरीज बना रहा था। मुझे अभी थोड़ी देर पहले कैंडल्स जलाते समय लिन शाओ का सीरियस एक्सप्रेशन और पोस्चर याद आ गया। इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? आखिर उसके घर में ऐसी कैंडल्स क्यों हैं? हालांकि मैं जानता था कि मुझे जेलस होने का कोई अधिकार नहीं था। फिर भी मेरा मन बहुत भारी हो गया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर में ऐसी कपल कैंडल्स हैं, इतनी सारी। क्या तुम इन्हें नॉर्मली भी इस्तेमाल करती हो? मैंने थोड़ा बेचैन होकर लगातार पूछा। नॉर्मली इस्तेमाल करती हूँ? लिन शाओ को मेरा सवाल थोड़ा स्ट्रेंज लगा। उसने मेरी बात दोहराई। हाँ, इन कैंडल्स को तो 2 लोगों के साथ होने पर ही यूज़ करना चाहिए ना, और तुमने इतनी सारी भी खरीदी हैं। तुम क्या कह रहे हो? ये हमारी कंपनी के क्लाइंट्स को देने के लिए छोटे गिफ्ट्स हैं, इसलिए मेरे घर में भी अक्सर कुछ रखी रहती हैं। मुझे लगा तुम पहले भी इन्हें अक्सर इस्तेमाल करती थी। मैंने थोड़े स्टिफ टोन में कहा।
खुद मुझे भी पता नहीं चला कि मेरे चेहरे पे फिर से खुशी लौट आई थी। इसके बाद हम दोनों खाना खाते हुए वाइन पीते रहे। कुछ ही देर में दोनों के चेहरे लाल हो गए। इस समय मैंने अचानक पूछा, हमारे पुराने क्लासमेट्स, 10 साल बीत गए हैं, उनमें भी बहुत बदलाव आया होगा ना? हाँ, तुम्हें झाओबाओ याद है, वही छोटा मोटा वाला? बाद में वो आर्मी में चला गया। मैंने उसका वी चैट मोमेंट्स देखा था। अब उसके पास सिर्फ स्ट्रॉन्ग मसल्स ही नहीं बल्कि 8 पैक एब्स भी हैं। मैंने नशे में थोड़ा सिर उठाया। क्या मेरे पास नहीं है? तुमने अभी थोड़ी देर पहले खुद देखा था। ऐसा क्यों बोल रही हो जैसे मेरे पास नहीं है? मैंने फिर वाइन पी और उदास होकर बड़बड़ाया। मेरे चीक्स भी लाल हो गए थे। मैंने इंस्टिंक्टिवली सिर हिलाया। नहीं है। मैं लगभग टेबल पर आधा लेटा हुआ था। मेरी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तुमने पहले कभी बताया ही नहीं कि तुम अल्कोहल नहीं संभाल सकते। लिन शाओ ने शिकायत की। तुमने भी तो नहीं बताया। किसने कहा? मैं हर रात पीती हूँ, कई सालों से। लिन शाओ ने स्टबर्नली अपना सिर उठाया। मैं फिर चुप हो गया। पता नहीं मैं नशे में था या कुछ सोच रहा था। बहुत देर बाद मैंने धीरे से पूछा, तुम्हारे 10 साल कैसे रहे? असल में यही वो सवाल था जो मैं सबसे ज़्यादा जानना चाहता था। नशे के सहारे आखिरकार मैंने पूछ ही लिया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था। उसका जवाब सुनने से पहले ही मुझे नींद आ गई। मैं नींद में भी कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन पास जाकर सुनने पर भी समझना मुश्किल था। लिन शाओ ने अपना आखिरी ग्लास एक ही बार में ख़त्म कर दिया। नशे के कारण उसके दोनों चीक्स लाल हो गए थे। अचानक उसने मुझे अपना नाम पुकारते सुना। वो भी नशे में थोड़ा मेरे करीब झुक गई। वो लगातार मुझे अपना नाम पुकारते सुन रही थी। गुई लिंग, बस भी करो, मैं यहीं हूँ। कोई तुम्हें लेकर भाग नहीं रहा। इतनी बार मेरा नाम क्यों पुकार रहे हो? लिन शाओ। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं। फिर अचानक अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, उस तरह जैसे कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें पसंद करता रहूँगा। मैं तुम्हें फिर कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। विंडो ठीक से बंद नहीं थी। रात की हवा अचानक अंदर आने लगी और तेज़ आवाज़ करने लगी। लिन शाओ के चीक्स नशे में लाल थे। वो कंफ्यूज्ड होकर नीचे देखने लगी। उसके फोरहेड पर पड़े छोटे बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। ऐसा कोई कुछ भी हो जाए वाला प्रॉमिस कैसे हो सकता है? तुम कितने चाइल्डिश हो, गू यी लिंग। उसका चेहरा शराब से लाल था और वो नशे में धीरे धीरे बड़बड़ाई। अगली सुबह लिन शाओ की आंख खुली। उसे पता चला कि वो बेडरूम के बेड पर लेटी हुई थी। उसके ऊपर ब्लैंकेट ठीक से डला हुआ था, लेकिन उसने अभी तक नाइटवेयर भी नहीं बदला था। वो अभी भी कल वाले क्लोथ्स में थी। वो कुछ देर सीलिंग को देखती रही। फिर अचानक उसे याद आया, वो गुई लिंग नाम का इंसान शायद कल वापस आया था। रात में वो मेरे साथ कैंडल लाइट में बैठकर नशे में बातें भी कर रही थी। विंडो के बाहर विशाल सनराइज हो रहा था। विंडो सिल के पास रखे छोटे ग्रीन प्लांट के लीव्स हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। लिन शाओ को अचानक सब कुछ ड्रीम जैसा लगा। उसने बिना आवाज़ किए ब्लैंकेट हटाया और बेड से उतर गई। वो ठंडी फ्लोर पर धीरे धीरे चलती हुई बेडरूम से बाहर आई। असल में कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। न कोई डिनर, न कोई पावर कट। सब कुछ शायद सिर्फ एक ड्रीम था। अब जब ड्रीम खत्म हो गया था, तो क्या सब कुछ भी खत्म हो जाएगा? लिन शाओ की फिंगर्स हल्के हल्के कांप रही थीं। उसने बेडरूम का डोर खोला और धीरे धीरे लिविंग रूम में पहुंची। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। डाइनिंग टेबल का क्लॉथ पूरी तरह फ्लैट था। उस पर कोई क्रीज तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस टेबल का कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये देखकर उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों के ऊपर की आईलैशेस हल्की सी नीचे झुक गईं। वो फ्रिज से योगर्ट का वो बॉक्स निकालकर अपनी नॉर्मल रूटीन पर लौटने वाली थी, जैसे हमेशा की तरह बाहर जाकर ऑफिस जाने वाली थी। तभी उसकी नज़र टेबल के कॉर्नर पर रखे एक ग्लास ऑफ मिल्क पर पड़ी। वो कुछ देर चुप रही। उसे पूरा यकीन था कि उसने यहाँ मिल्क नहीं रखा था, जब तक कि उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। बहुत देर तक हेजिटेट करने के बाद लिन शाओ ने आखिरकार टेबल पर रखा मिल्क उठा लिया। उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद अंदर से उसे इसका अंदाज़ा था। ग्लास अभी भी वार्म था। उसमें से हल्की मिल्क की फ्रेग्रेंस आ रही थी। ये वार्म मिल्क था। ग्लास के नीचे एक नोट दबा हुआ था। ये मेरी हैंड राइटिंग थी। उस पर सिर्फ 3 बातें लिखी थीं। आगे से हर सुबह ब्रेकफास्ट करना, हर दिन एक ग्लास वार्म मिल्क पीना, ठंडा वाला मत पीना। मैंने उसे हटा दिया है। उस पल उसे आखिरकार समझ आया, ये कोई ड्रीम नहीं था। उस समय का वही मैं वापस आया था। गू यीलिंग, तुम फिर से अपनी मर्जी चलाने लगे। क्या तुम्हें पता है कि वही मेरा फेवरेट फ्लेवर था? तुमने उसे हटाने की हिम्मत कैसे की? वो ये सब कहते हुए भी उसकी आवाज़ धीरे धीरे भारी और कर्कश होती जा रही थी। मिल्क उसके थ्रोट से नीचे उतरता हुआ पेट तक गर्माहट पहुंचा रहा था। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी वार्मथ फैल गई। तभी बाहर से फैमिलियर नॉकिंग की आवाज़ आई। लिन शाओ एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि वो मेरी आवाज़ थी। तुम वापस आ गए? आवाज़ बिल्कुल 10 साल पहले जैसी थी, एकदम भी नहीं बदली थी। इससे उसे एक पल के लिए लगा जैसे वो फिर 10 साल पहले पहुंच गई हो। उसने डोर खोला। मैं एक बैग में ब्रेकफास्ट और सोया मिल्क लेकर अंदर आया। उन चीज़ों से अभी भी गर्म भाप निकल रही थी। तुम कितने बजे उठे? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अभी क्या पसंद है, इसलिए मैंने वही खरीदा जो तुम पहले पसंद करती थी। अच्छी बात है कि अभी भी ये चीज़ें बिकती हैं। क्या हुआ? मैंने देखा कि वो बिल्कुल चुपचाप मुझे देख रही थी। मैं थोड़ा कन्फ्यूज्ड हुआ। तुम्हें ये पसंद नहीं है? लिन शाओ की आईलैशेस हल्की सी हिली। बहुत मुश्किल से उसने अपनी नज़र मेरे चेहरे पे लाई। खा सकती हूँ। लिन शाओ बैठ गई। मुझे देखते हुए उसने मुझे जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट खाते देखा।
फिर वो चुपचाप एक टिश्यू उठाकर अपने होंठ पोंछने लगी। कल रात लिन शाओ को थोड़ी देर के लिए होश आया था। हम दोनों डिनर टेबल पे ही सोए हुए थे। वो उस समय खुश थी कि शायद उसकी अल्कोहल टॉलरेंस मुझसे ज़्यादा है, लेकिन तभी उसने मेरी स्लीप टॉक सुनी। मैं जो बातें कर रहा था वे कुछ ऐसी थीं। मैं 10 साल पहले से आया हूँ। मैं अभी अभी हाई स्कूल ग्रेजुएट हुआ था। मैंने कुछ समय पहले 18 साल की लिन शाओ को कन्फेस किया था। मैंने कहा था कि 10 साल बाद आकर मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हो गया हूँ। मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता, यहाँ तक कि रास्ते में भी मैं खो जाता हूँ। अगर उस दिन मैं तुम्हें रास्ता दिखाने नहीं आया होता तो तुम 3 बार गलत रास्ते पर नहीं जाते। लिन शाओ के मन में पहले से एक सवाल था। मैं उसकी मेमोरी में बिल्कुल भी क्यों नहीं बदला था। तुम क्यों जा रहे हो? उसने बेचैनी से सिर उठाकर पूछा। हाँ, मुझे ऑफिस जाना है। तुम्हारा आज क्या प्लान है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैं नहीं चाहता था कि 10 साल बाद का मैं इतना यूजलेस लगे। पूरी दुनिया बड़ी हो चुकी थी, सिर्फ मैं ही वही था। तुम्हारी बात मैंने सुन ली है, लिन शाओ ने अचानक कहा। मेरा हार्ट अचानक तेज धड़कने लगा। क्या मैंने कल रात ड्रंक होकर कुछ एम्बैरेसिंग बोल दिया था? मैंने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम अभी भी बच्चे हो, क्योंकि पहले हम अच्छे क्लासमेट्स थे और तुमने मेरी सिस्टर का भी ध्यान रखा था। इसलिए मैं मजबूरी में पहले तुम्हारे जैसे बच्चे का थोड़ा ध्यान रखूंगी। गु यीलिंग, तुम्हें कैसा लगता है? वो चाम के साथ बोली। मैंने आंखें बड़ी कर लीं। मैं पूरी तरह स्टंट था। मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझे बच्चा क्यों कह रही थी। ये पहली बार था जब मैंने लिन शाओ का ऐसा वर्जन देखा था। लिन शाओ ने जल्दी से अपने क्लोथ्स ठीक किए और लाल चेहरे के साथ बाथरूम में चली गई। तो तुम कंपनी जा रही हो? मैंने ज़ोर से पूछा। मैं घर पर तुम्हारा इंतज़ार करूं? तुम बाहर भी घूम सकते हो। मैं कुछ पुराने क्लासमेट्स को ढूंढना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि वे अब कैसे हैं। क्या तुम्हें याद है, बाद में क्लास मॉनिटर ने वीचैट ग्रुप बनाया था? वेट, मैं तुम्हें उसमें ऐड कर दूंगी। लेकिन अब सारे लोग नहीं हैं, शायद सिर्फ 20-30 लोग हैं। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के बाद गायब हो गए, फिर कभी कांटेक्ट नहीं हुआ। क्या तुम अभी उनसे मिलना चाहते हो? रहने दो, कुछ दिन बाद देखते हैं। पता नहीं क्यों मैं थोड़ा नर्वस हो गया। मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। मैंने फ़ोन देखा, स्क्रीन पर लिखा था ओंगेन चॉय द अर्नएनजी साम्पान। लिन शाओ ने शाओगू को ग्रुप में इनवाइट किया। सब लोग चुप क्यों हैं? ग्रुप पूरी तरह कोल्ड था। एक भी मैसेज नहीं आया। जब मैं ऑफिस में रहूंगी तुम घर पर कंप्यूटर यूज कर सकते हो। मैंने तुम्हारे घर में देखा है, ऑफिस के काम के लिए। लिन शाओ ने सीरियस होकर कहा। ठीक है, नहीं खेलना? ऊपर गेस्ट रूम में कंप्यूटर है, तुम वहां जाकर खेल सकते हो। पहले बोलना चाहिए था। इस केस में तुम खुद एसी ऑन कर लेना। समझ गया, अब जाओ। मैं सोचने लगा कि CS और LOL के ऑफिशियल सर्वर्स देखे जाएं, साथ में शायद एक ऑफलाइन डियाब्लो 2 भी डाउनलोड कर लूं। और सीर का स्ट्रॉन्गेस्ट पेट पूनी भी अब वापस एक्शन में आना चाहिए। उस समय की वे कई लेयर्स की सील्स उसे रोक नहीं पाईं। क्या वो स्पेसशिप भी अब तक इंटरस्टेलर ट्रैवल में क्रैश हो चुकी होगी? वैसे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हें कैसे कांटेक्ट करूं? मैंने अचानक पूछा। उस दिली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, मेरा मतलब अगर कोई इमरजेंसी हो और मुझे तुमसे कांटेक्ट करना हो। लिन शाओ ने मेरी आंखों को ध्यान से देखा। जैसे कौन सी इमरजेंसी? मान लो क्या अगर मुझे तुम्हें देखने का मन हो तो? मैंने सावधानी से अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या ये भी इमरजेंसी मानी जाएगी? उस पल लिन शाओ भी मेरी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में जो फेक कामनेस और कोल्डनेस थी वो अचानक गायब हो गई। कल रात वीचैट ऐड नहीं किया था? उसी से कांटेक्ट करना, उसमें वीडियो कॉल भी है। क्या मैं उससे तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? मैं उसकी आंखों में देखते रहा, जैसे उसकी आंखों से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कंपनी में रूल्स हैं, वर्क आवर्स में मैं फ़ोन कैजुअली नहीं देख सकती। अगर सच में इमरजेंसी हो तो सीधे मेरे वीचैट पर कॉल करना, देखते ही रिप्लाई कर दूंगी। बस वीडियो कॉल मत करना, समझ गया? अगर सच में कोई प्रॉब्लम होगी तभी कॉल करूंगा। तुम्हारे काम में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सिर्फ इमरजेंसी में कॉल करूंगा। कॉल न करना ही बेहतर है। तो मैं चलती हूँ, तुम कब वापस आओगी? अगर जल्दी हुआ तो लंच से पहले आ जाऊंगी, अगर नहीं आ पाई तो पहले बता दूंगी। तुम खुद डिलीवरी ऑर्डर कर लेना। मैंने अभी वीचैट पर तुम्हारे लिए एक फैमिली कार्ड एक्टिवेट किया है। फैमिली शब्द सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। सुबह लिन शाओ के ऑफिस में डिंग 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 डिंग, हाँ 1 घंटे से भी कम समय हुआ था और मैंने लिन शाओ को वीडियो कॉल कर दिया। लिन शाओ ने हल्की भौहें सिकोड़ कर अपने हाथ की फाइल नीचे रखी। इतनी जल्दी? वो घर से निकले अभी 1 घंटे भी नहीं हुए। ऑफिस की चेयर भी अभी तक गर्म नहीं हुई होगी। उसने वीडियो कॉल उठा लिया। स्क्रीन पर तुरंत मेरा बड़ा सा स्माइलिंग फेस दिखाई दिया। क्या हुआ, तुम कंपनी पहुंच गई? हाँ, और कुछ नहीं, बस पूछना था कि तुम पहुंच गई हो या नहीं। मेरे बोलने से पहले ही लिन शाओ ने कॉल काट दिया। फिर उसने अपनी फाइल पढ़ना जारी रखा। उसके मन में थॉट आया, अच्छा यही है तुम्हारी सो कॉल्ड इमरजेंसी? आधे घंटे बाद डिंग 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 डिंग, लिन शाओ ने सिर उठाया। उसके फेस पर पूरी तरह हेल्पलेसनेस थी। उसने टेबल पर वाइब्रेट कर रहे फ़ोन की तरफ देखा। उसने गहरी सांस ली और कॉल उठा लिया। बस पूछना था, मैं टॉयलेट यूज़ करके आया हूँ और अर्जेंटली टिश्यू ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। लिन शाओ के माथे पर चिंता की जगह सीधी इरिटेशन आ गई। अगर बाथरूम में नहीं है तो लिविंग रूम वाला टिश्यू ले लो। इधर लिन शाओ ने फ़ोन रखा ही था कि फिर फ़ोन बज उठा। तुम लिविंग रूम वाले टिश्यू की बात कर रही हो? वो भी ख़त्म हो गया है। शायद सब खत्म हो गए, लेकिन बाथरूम में बॉडी वॉश कहाँ है? बॉडी वॉश ड्रेसिंग टेबल के नीचे राइट साइड वाले कैबिनेट में है। मैं इतनी डिटेल में बताऊं और फिर भी तुम्हें समझ ना आए।
लिन शाओ ने एक एक शब्द करके कहा। वो कॉल काटने ही वाली थी कि अचानक कुछ याद आया। उसका फिंगर स्क्रीन पर रुक गया। और हाँ, अपने वूंड को पानी मत लगने देना। बाथरूम से बाहर निकलने के बाद मैं खुशी खुशी कंप्यूटर के सामने बैठ गया। मैं मिडिल स्कूल के समय से ही इंटरनेट कैफ़ेज़ में गेम्स खेलता आया था। मैं एक एक्सपीरियंस्ड गेमर था। मेरे क्लास टीचर के अनुसार अगर मैं इतना गेम न खेलता तो अपनी इंटेलिजेंस के दम पर आसानी से किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता था। लेकिन एक दिन अचानक मुझे रियलाइजेशन हुआ। मैंने पूरे 1 साल से ज़्यादा सीरियसली मेहनत की। यहाँ तक कि मैंने क्यूरियोसिटी में उस समय का अपना कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम स्कोर भी सर्च किया और सच में वो मिल गया। चाइनीज़ 114, मैथ 128, इंग्लिश 125, साइंस 249, टोटल 616। पता नहीं क्यों उस पल मेरा मन जोर से हंसने का हुआ, लेकिन साथ ही मेरी आंखों से आंसू भी निकल आए। फिर मैंने कुछ गेम्स सर्च करना शुरू किया। क्या वे गेम्स अभी भी चल रहे थे? हालांकि उनमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आ चुके थे, फिर भी बहुत सारे फैमिलियर हीरोज अब भी मौजूद थे। LOL अभी भी काफ़ी लोग खेलते थे। हर साल वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट्स भी होते थे। मुझे याद आया कि पहले हम लोग इसे खेलने के लिए आधी रात को फॉरेन सर्वर्स में घुसते थे, क्योंकि चाइनीज सर्वर तब तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ था। डंजन फाइटर भी अभी चल रहा था। 8 मिलियन वॉरियर्स अभी भी इसका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने अपने 10 साल पुराने अकाउंट से लॉगिन किया और सच में लॉगिन हो गया। मैंने खुशी में 2 गेम्स खेल डाले। उससे मुझे ऐसा लगा जैसे कल की बात हो। अचानक मेरा हाथ रुक गया। मेरे मन में एक गहरा सवाल आया। वो एडवेंचर नॉवल याद आई जो उस समय अभी भी ऑनगोइंग थी और जिसने काउंटलेस रीडर्स को अपने पीछे लगा लिया था। उसकी स्टोरी एक लूज़र के बारे में थी जो ड्रैगन को मारने निकलता था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि 10 साल बाद भी वो नॉवल पूरी नहीं हुई थी। इसी समय लिन शाओ के ऑफिस में उसने आज की सारी फाइल्स कंप्लीट कर ली थी। उसने डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गई। लिन, क्या आप आज जल्दी ऑफिस छोड़ रही हैं? हाँ, घर पर एक बच्चा आया है। शायद मैं अगले कुछ दिनों में एनुअल लीव लेने के बारे में सोचूंगी। अगर कंपनी में कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत कांटेक्ट करना। वो एलिवेटर की तरफ जा ही रही थी कि उसके बैग में फ़ोन फिर से बज उठा। डिंग डिंग डिंग, किसका कॉल है? वो सोच रही थी कि शायद मैं फिर कॉल कर रहा हूँ, लेकिन इस बार कॉल मेरा नहीं था। ये ग्रुप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉल था। ऐसे कॉल्स आमतौर पर किसी सीरियस मैटर का संकेत होते थे। शायद आज रात तक भी काम करना पड़ सकता था। ओके, समझ गई, मैं अभी हैंडल करती हूँ। लिन शाओ ने सीरियस होकर सिर हिलाया। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। मैं लिन शाओ के लेट ऑफिस से लौटने का इंतज़ार करने लगा। मैं अपने थॉट्स में खोया हुआ था कि बाहर कॉरिडोर से हल्की आवाज़ें सुनाई दी। पहले मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा लिन शाओ वापस आ गई। मैं तुरंत दूर की तरफ भागा, लेकिन दूर के करीब पहुंचते ही मुझे कुछ गलत लगा। बाहर के फुटस्टेप्स भारी और तेज़ थे। वे लिन शाओ के फुटस्टेप्स जैसे बिल्कुल नहीं थे। तभी बाहर से एक मिडिल एज्ड वुमन की आवाज़ आई। शाओ शाओ शायद घर पर होगी। दूर के नीचे से लाइट दिखाई दे रही है, पहले नॉक करते हैं। मैं एकदम पैनिक में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी शाम को कोई आ जाएगा। आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि शायद लिन शाओ की मदर होगी। काफ़ी सोचने के बाद मैंने हाइड होने का फैसला किया। मैंने जल्दी से लिविंग रूम में इधर उधर देखा, फिर कर्टन के पीछे छिप गया। मैंने सांस रोक ली और आंखें बड़ी करके बाहर की आवाज़ सुनने लगा। कुछ ही देर बाद मैं दूर से मैकेनिकल फीमेल वॉइस आई। फेशियल रिकॉग्निशन एक्टिवेटेड, आइडेंटिफिकेशन सक्सेसफुल, गुड इवनिंग। मैंने सुना कि बाहर सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 लोगों के फुटस्टेप्स थे। यहाँ शू कवर्स हैं। मैं पूरी तरह अलर्ट हो गया, लेकिन अगले ही पल मुझे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वो बेहद मैच्योर और डीप वॉइस थी। एक्सक्यूज़ मी आंटी, क्या वो अभी तक वापस नहीं आई? उस आदमी की आवाज़ बहुत पोलाइट थी। क्या वो? हम तो 1-2 बार ही मिले हैं, इतनी देर हो गई है। तुम्हें शाओ शाओ की आंटी कहना चाहिए। आज आंटी तुम्हारे लिए बोलेंगी। मिडिल एज्ड वेल्दी वुमन बड़े कैजुअल अंदाज में बोली। हाँ, शाओ शाओ अभी तक घर नहीं आई। ये सुनकर मेरा दिल अचानक डूब गया। आजकल मैं भी उसे ऐसे कैजुअली शाओ शाओ नहीं बुला सकता था, लेकिन आज किसी दूसरे आदमी के मुंह से उसका ये नाम सुनकर मैं अचानक बहुत डर गया। फिर भी मैंने आगे की बातें सुनना जारी रखा। असल में मैं आज शाओ शाओ को सरप्राइज देना चाहता था। आने से पहले मैंने उसे बताया भी नहीं। वेल्दी वुमन ने कहा, सच में घर की सारी लाइट्स क्यों ऑन हैं? क्या वो घर में सो रही होगी? मैं उसके बेडरूम में जाकर देखता हूँ, आदमी ने कैजुअली कहा। मैंने लिविंग रूम की आवाज़ें सुनना बंद कर दिया। मैं कर्टन के पीछे छिपा था। मुझे हल्के फुटस्टेप सुनाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी सीधे कर्टन की तरफ देख रहा हो और धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा हो। मेरा हार्ट जैसे तेज बारिश में धड़कने लगा। मेरा दिल गले तक आ गया। फॉर्चुनेटली अगले ही पल वो मिडिल एज्ड वुमन बेडरूम से बाहर आई और उस यंग मैन को रोक लिया। वो यहाँ नहीं है। अजीब है, एक गेस्ट रूम तो अभी अभी साफ किया गया लगता है। क्या उसे पता था कि मैं आज आने वाली हूँ? आंटी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट करते हैं। जुन चैंग, शायद तुम्हें चिंता हो रही है। ऐसा करते हैं, मैं लिन शाओ को मैसेज करके पूछती हूँ। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं आज आने वाली हूँ। नहीं आंटी, आप बस आराम से बैठिए। जुन चैंग, तुम बहुत पोलाइट हो। देखो तुम शाओ शाओ की कितनी केयर करते हो। मेरे फ्यूचर सन इन लॉ, आज चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये मैरिज फिक्स करनी ही है। मिडिल एज्ड वुमन खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, मैं शाओ शाओ के साथ बहुत अच्छा रहूँगा।
जुन चेंग, तुम जानते हो कि आंटी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। आज तुम्हें यहाँ बुलाने का मतलब ही ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट मैटर सॉल्व करना है। मैं तुम्हारे फादर से भी पहले मिल चुकी हूँ, उन्हें भी इस मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों फैमिलीज अग्री कर रही हैं तो एंगेजमेंट फिक्स कर देनी चाहिए। मुझे शक है कि शाओ शाओ को शायद मैरिज से डर लगता है। जब भी इस टॉपिक की बात करती हूँ वो मुझसे भी बात नहीं करती। वेल्दी वुमन ने गुस्से में दांत भींचे और सोफा पर जोर से हाथ मारा। लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए ये मैरिज होगी। जुन चेंग, डिसीजन मैं करूंगी। आज एंगेजमेंट फिक्स और कल दोनों फैमिलीज डिनर पर मिलेंगी। कर्टन के पीछे खड़ा मैं बिल्कुल चुप था। मेरे दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गए, मेरे शोल्डर्स झुक गए। विंडो पूरी तरह बंद नहीं थी, ठंडी हवा अंदर आ रही थी। फॉर्चुनेटली समर था, इसलिए मुझे वास्तव में ठंड नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से बहुत ठंड क्यों लग रही थी। मैंने अनजाने में सिर नीचे कर लिया, अपने फिंगर्स को देखते हुए मन ही मन एक एक करके गिनने लगा। तभी लिविंग रूम से मिडिल एज्ड वुमन की खुश आवाज़ आई। मेरी लिन शाओ आखिरकार खुद वेजिटेबल्स खरीदना सीख गई। फ्रिज पूरा भरा हुआ है, फिश भी है, मीट भी है, सब कुछ प्रॉपरली रखा हुआ है। आज तो मुझे उसकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। देखो ये सब जुन चेंग की वजह से हुआ होगा। तुम जैसे ही आए शाओ शाओ के घर का फ्रिज भी आखिरकार भर गया। रिलैक्स करो जुन चेंग, जब वो वापस आएगी आंटी रात में चली जाएगी। आज रात मैं घर तुम दोनों के लिए छोड़ दूंगी, तुम दोनों को प्राइवेट टाइम मिलेगा। थैंक यू आंटी। उस आदमी की आवाज़ में बहुत एक्साइटमेंट थी। जुन चेंग, किचन में आओ, मेरी थोड़ी हेल्प करो। मैं शाओ शाओ के लिए कुछ डिशेस बना देता हूँ, फिर उन्हें फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद दोनों की फुटस्टेप्स धीरे धीरे दूर चली गईं। मैं अभी भी कर्टन के पीछे खड़ा था, लेकिन मेरी फिंगर्स लगातार कांप रही थीं। जैसे ही वे दोनों किचन में बिजी हुए मैंने बिना सोचे कर्टन हटाया और बाहर निकल गया। मैं कॉरिडोर तक भागा, फिर एलिवेटर का बटन दबाया और जल्दी से एलिवेटर के अंदर चला गया। मैं नीचे बैठ गया। मुझे महसूस हो रहा था कि एलिवेटर तेजी से नीचे जा रहा है। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने के बाद मैंने मेमोरी में वेगली फैमिलियर रूट के बारे में सोचा। अब या तो पहले पुराने स्कूल की डायरेक्शन में जाना चाहिए या फिर पहले जंग अंकल के घर जाकर आगे की लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। मैंने अपनी नाक पोंछी, फिर फैसला करके आगे बढ़ता रहा। पता नहीं कितनी देर बाद मेरे आसपास लोगों की संख्या बढ़ने लगी। मैं भीड़ के बीच खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक मुझे ये सिटी बेहद अनफेमिलियर लगने लगी। दूर की चमकती लाइट्स बहुत तेज़ थीं, सिटी की रोड्स बहुत चौड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। मैंने नेविगेशन के लिए फ़ोन निकाला, लेकिन तभी पता चला कि फ़ोन में बैटरी ही नहीं थी। बीप, फ़ोन बंद हो गया। मुझे अचानक बहुत लॉस्ट और हेल्पलेस महसूस हुआ। चारों तरफ लोगों की बातें थीं, कार्स के हॉर्न्स थे, लोगों के फुटस्टेप्स थे, हर तरफ नॉइज़ था। और उस पल मुझे सच में लगा कि मैं इस दुनिया में खो गया हूँ। रात 8:15 बजे लिन शाओ कार से घर वापस पहुंची। अंडरग्राउंड पार्किंग से बाहर निकलते हुए उसने इंस्टिंक्टिवली टाइम देखा। एलिवेटर ऊपर जाती हुई सीधे 27 फ्लोर पर पहुंची। लिन शाओ ने डोर खोला, लेकिन अंदर आते ही उसे कुछ अजीब लगा। उसने शू कैबिनेट के पास देखा, वहाँ बहुत सारे शूज़ थे, लेकिन उनमें मेरे शूज़ नहीं थे। लिविंग रूम की लाइट्स ऑन थीं, लेकिन अगले ही पल सामने उसकी मदर बाहर आई। लिन शाओ ने सरप्राइज से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसकी मदर ने तुरंत कहा, शाओएर, तुम आखिरकार वापस आ गई। मॉम आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई है, गैस करो। और कौन आया है, कौन? लिन शाओ ने इंस्टिंक्टिवली पूछा, लेकिन अपनी मदर की बात पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना वो आगे बढ़ती रहीं और अनजाने में इधर उधर देखने लगी। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पे एंड होता है और ये एनीमे का कंप्लीट सीज़न था। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।